नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आज आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कितने राइट्स प्रोवाइड करता है? 6 राइट्स बेसिकली, जो हर बंदे के पास हमारे इंडिया के 6 कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं हर बंदे के पास। ठीक है, इंडिया में वो कहीं भी रहता हो, हर बंदे के पास ये राइट्स हैं जो इंडियन सिटीजन है। जो फॉरेनर्स के पास अवेलेबल हैं वो हम बताएंगे, आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये हमारे 6 के 6 राइट्स हर इंडियन सिटीजन के पास हैं। अब आज हम बात करेंगे, जैसे पहले एक बार थोड़ा सा बेसिक इन्फो ले लेते हैं इनका। हमारे पास पहला राइट है राइट टू इक्वलिटी, जिसमें आर्टिकल 14 to 18 हम स्टडी करेंगे। सेकंड राइट है राइट टू फ्रीडम, 19 से 22, ये हम स्टडी करेंगे। थर्ड राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23 से 24। नेक्स्ट एक बार आप देखिए, फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25 से 28, 25 to 28। फिफ्थ राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, 29 to 30। सिक्स्थ राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। इसके बारे में काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट है लास्ट वाला, हम इसको बताएंगे आपको डिटेल में। तो आज ये चलिए डिस्कस करते हैं आर्टिकल फर्स्ट। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम फंडामेंटल राइट्स कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। बेसिक राइट्स फॉर सिटीजन टू लिव फ्री in a country। Basic rights for citizen to live freely in a country। ठीक है ना, याद रखेंगे आप सब। बेसिक राइट्स फॉर ए सिटीजन टू लिव फ्रीली इन ए कंट्री। अब फंडामेंटल राइट्स को मग्नकर्ता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और यही पार्ट हमारे नागरिकों को राइट्स देता है कि वो अपने देश में अपने फ्रीडम से रह सकते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब कुछ यहाँ बता देता है इन राइट्स में। इसलिए इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट भी कहा गया, और ऑल्सो नोन एज मग्नकर्ता ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट, ये कौन सा पार्ट है? मग्नकर्ता पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप याद रखेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब बात करते हैं राइट्स की। अगर ये आपने सबने नोट डाउन कर लिया है तो आज हम डिस्कस करेंगे राइट टू इक्वलिटी। बाकी राइट्स हम धीरे धीरे वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें मिलते हैं आर्टिकल 12 to 35, तो हम पहले आर्टिकल 12 डिस्कस करेंगे, फिर 13 डिस्कस करेंगे, फिर राइट टू इक्वलिटी पे आएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं आर्टिकल 12 की, जो कि है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब डेफिनेशन ऑफ स्टेट से आप क्या समझते हैं? डेफिनेशन ऑफ स्टेट यानी कि यहाँ पे है सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव
या और लेजिस्लेटिव। ठीक है, गवर्नमेंट का पार्लियामेंट यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के दोनों फंक्शंस कोई भी काम होंगे तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट कवर करता है आर्टिकल, यानी आर्टिकल 12 कवर करता है। ये सेम केस ये सेंटर के केस में हो गया, यही सेम केस एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव स्टेट के केस में भी है। ठीक है, यानी डेफिनेशन स्टेट यहाँ बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्टेट में क्या क्या कवरेज है। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, कि क्या क्या स्टेट के अंडर आ रहे हैं। अब इसमें आ जाता है थर्ड पॉइंट में म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत्स, बोर्ड्स, ट्रस्ट्स, कोई भी जो हमारी गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है या उसका गवर्नमेंट में शेयर है। ये ऊपर तो हमारी गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहे हैं, स्टेट में भी और सेंटर में भी। ठीक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड ही हो गया, वो तो डायरेक्ट पता चल रहा है। लेकिन म्युनिसिपैलिटीज़, पंचायत और जैसे कुछ ट्रस्ट होते हैं, कुछ बोर्ड बने होते हैं स्पेसिफिक, तो वो भी कहीं ना कहीं अगर लिंकअप रखते हैं हमारे गवर्नमेंट से, यानी हमारे सिस्टम से। सिस्टम आप समझते होंगे कि हायरार्किकल सिस्टम, जैसे कि गवर्नमेंट से लिंकअप कहीं ना कहीं उसकी स्कीम से लिंकअप अगर है तो ये सब कुछ स्टेट के अंडर आता है। या कोई लास्ट पॉइंट इसका आ जाता है कोई प्राइवेट फर्म, जैसे प्राइवेट फर्म, ये थर्ड पॉइंट है इसका। ठीक है, ये फर्स्ट, ये दोनों हो गए फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये थर्ड पॉइंट। कोई प्राइवेट फर्म जैसे कि ONGC, सेल, अगर ये दोनों कंपनियां गवर्नमेंट के लिए काम कर रही हैं या कुछ इसमें गवर्नमेंट का शेयर है या गवर्नमेंट को अपना प्रोडक्ट बेच रही हैं, तो ये भी स्टेट के अंदर, जो स्टेट की आर्टिकल 12 जो डिफाइन करता है स्टेट, डेफिनेशन स्टेट, उसके अंडर कवर हो जाती हैं ये प्राइवेट कंपनियां भी। ठीक है, इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों आ सकते हैं। ट्रस्ट में ट्रस्ट डिपेंड करता है, प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। ठीक है, जैसे आयुष्मान फाउंडेशन एक प्राइवेट एंटिटी है, प्राइवेट ट्रस्ट है, लेकिन वो काम कर रही है गवर्नमेंट के लिए भी। जब कहीं अर्थक्वेक वगैरह इस टाइप के नेचुरल हैजर्ड्स होते हैं तो वो वहाँ सप्लाई करती है कुछ बेसिक नीड्स के इक्विपमेंट्स, फूड्स एंड एट्सेट्रा, तो वो भी स्टेट के अंडर कवर्ड है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमें आर्टिकल 12 यहाँ समझाना चाहता है। अगर किसी को कुछ डाउट्स है इसमें तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे हम सेकंड 13 आर्टिकल की, आर्टिकल 13 की। ओके, आर्टिकल 13 क्या कहता है, क्या लैंग्वेज है इसकी वो देखते हैं एक बार। लॉज इनकंसिस्टेंट with derogation laws inconsistent with derogation or laws inconsistent with derogation of fundamental rights. Laws inconsistent with or derogation of fundamental rights, तो वो क्या होंगे, वॉइड होंगे। जो कोई भी लॉ बनेगा अगर वो वायलेट करता होगा
फंडामेंटल राइट्स के प्रिंसिपल्स को या उसके खिलाफ होगा वो लॉ वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हमें एक चीज़ और देता है, एक पावर। जैसे ये तो इन्होंने बता दिया कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ अगर कोई भी प्रिंसिपल वायलेट करा हुआ कोई भी लॉ तो वॉइड यानी ख़त्म, खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन ये हमें 13 आर्टिकल जुडिशियल रिव्यू की भी पावर देता है। आर्टिकल 13 हमें जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताता है। जुडिशियल रिव्यू बेसिकली क्या, कि कोई भी लॉ बना है तो हम उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये जुडिशियल रिव्यू वो पावर होती है। ठीक है, ये हमें सुप्रीम कोर्ट के अंडर मिलती है जुडिशियल रिव्यू, यानी बेसिकली हम कोर्ट में ऑपरेट कर पाते हैं इसको। अब एक टर्म आई है यहाँ लॉ, आर्टिकल 13 के अंडर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। अब लॉ से हम बात करेंगे, यहाँ इस लॉ से हम बात करेंगे कि जैसे कि परमानेंट लॉज होते हैं कुछ, परमानेंट लॉज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी और स्टेट गवर्नमेंट एसजी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। या फिर कुछ, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पॉइंट, टेम्परेरी लॉज मेड बाय प्रेसिडेंट या गवर्नर। स्टेट गवर्नर, गवर्नर सिर्फ स्टेट में ही होते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट भी है इसमें, जैसे कोई नोटिफिकेशन, जैसे कोई नोटिफिकेशन निकल जाता है बाय लॉ, बाय लॉ काफ़ी थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है कि एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर निकल जाता है, एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा कोई ऑर्डर निकाल दिया जाता है। ठीक है, या कोई नोटिफिकेशन निकाल देता है। तो ये लेजिस्लेटिव हो गया थर्ड। इसमें एक इसमें फोर्थ भी है, जैसे फोर्थ हम डिस्कस करेंगे, ये आपने देख लिए, या इसको फोर्थ को हम यहाँ लिख देते हैं। फोर्थ पॉइंट, जैसे कि एग्जीक्यूटिव लॉज हो गए इधर कुछ, तो यहाँ नॉन लेजिस्लेटिव जैसे होते हैं जो कि लेजिस्लेचर ने पास नहीं किए हैं। नॉन लेजिस्लेटिव लॉ, तो उनमें भी कुछ पावर होती है। ठीक है, ये आर्टिकल 13 हमें बताता है। हैज सम फोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट थे। आर्टिकल 13 हमें क्या क्या बताता है कि कोई भी फंडामेंटल राइट्स के प्रिंसिपल को कोई भी लॉ वायलेट करेगा तो वो वॉइड डिक्लेयर, खारिज कर दिया जाएगा। दूसरा हमें जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताता है। तीसरा हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक लॉ हमें क्या बताता है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक टर्म है परमानेंट लॉज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड पॉइंट, टेम्परेरी लॉज मेड बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर, स्टेट गवर्नर्स। ठीक है। थर्ड पॉइंट, नोटिफिकेशन बाय द लॉ, यानी स्टेटरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये। फोर्थ पॉइंट, नॉन लेजिस्लेटिव लॉ हैज सम फोर्स ऑफ लॉ, यानी कुछ पावर होती है उसके पास, बट इनमें एक इसका एक्सेप्शन केस हो जाता है इन सारे पॉइंट्स का।
ये जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए ये कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। इन सब को हम चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 13 कहता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सीएए अमेंडमेंट एक्ट बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, कौन से लॉ होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जैसे कि कोई भी बनाए जाते हैं। जैसे मेन फेमस हम बात करें 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 1948, ठीक है। तो इनके बारे में बात करते हैं। नॉट ए परमानेंट लॉ, ये हमें आर्टिकल 13 कहता है, उनको हम चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में अगर वो इफ दे वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ, दे वायलेट द फंडामेंटल राइट प्रिंसिपल्स, या फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट करे। प्रिंसिपल्स का भी मतलब बेसिकली वही हो गया है यहाँ पे कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट परमानेंट लॉ नहीं है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 अगर वो फंडामेंटल राइट्स के प्रिंसिपल्स को या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, ठीक है। और उसको हम चैलेंज कर सकते हैं बिकॉज, क्यों चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं। जिसको पार्लियामेंट यानी अमेंड नहीं कर सकती बेसिक स्ट्रक्चर को। ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो आर्टिकल 13 हमने इतना कुछ बता दिया और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब आते हैं आर्टिकल 14 पे। आर्टिकल 14 यानी आर्टिकल 14 से आप क्या समझते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये हमें आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कोई भी लॉ होगा तो उसमें इक्वलिटी होगी सबके लिए, किसी को मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कोई भी लॉ, ठीक है। कि ये इस बंदे को राइट नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ये हमें आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 14 में एक स्पेसिफिक एक पॉइंट है, ये हमें रूल ऑफ लॉ की भी बात बताता है। आर्टिकल 14, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इस पे क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो हमारा आर्टिकल 14 है जो रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश यानी रूल ऑफ लॉ के बारे में हमें बताता है या रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। आप इस पॉइंट को याद रखें, आर्टिकल 14। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 पे एक मूवी भी आई थी, आपने शायद देखा हो, आर्टिकल 15 ही नाम था उसका, ठीक है। आर्टिकल 15 क्या है, डिस्क्रिमिनेशन। बहुत हॉट कप केक है ये, दुनिया इस पे बहुत चर्चा करती है हमारे इंडिया में।
डिस्क्रिमिनेशन यानी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो आर्टिकल 15 हमें बताता है कि हम इन चीज़ों को वॉइड कहते हैं, डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 15 ये कहता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इनको हमें अधिकार नहीं देना है अपने सामान्य जीवन में। ठीक है, ये हमें आर्टिकल 15 कहता है। अगर कोई इनका वॉलेशन करता है, यानी बेसिकली कोई किसी को रिलीजन के बेसिस पे चिढ़ाता है या कमेंट करता है या उसको गाली वगैरह देता है, आप समझ रहे हैं, या रेस, उसके कलर पे, कास्ट पे कि कौन सी कास्ट का है, या सेक्स पे, जेंडर ओरिएंटेड कोई कमेंट करता है या मतलब उसको अफेक्ट करता है पर्सनली, प्लेस ऑफ बर्थ पे कमेंट करता है कि तू यहाँ का है, कुछ बंदों की आदत होती है। ठीक है, तो उसमें स्पेशल राइट्स हैं कि उसको सज़ा हो सकती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये रूल है। अब वो रूल हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा बाद में, आज हम बेसिक सा इधर डिस्कस कर लेते हैं। एक यहाँ मैं बताना चाहूँगा AV डीके, दिस मैन प्रोपाउंडेड दिस टर्म, प्रोपाउंडेड यानी इस बंदे ने ये टर्म दी थी रूल ऑफ लॉ। ठीक है, जो हमारे आर्टिकल 14 के अंडर है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आर्टिकल 14 हमारा रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, तो 15 पे हम जैसे बात कर रहे थे डिस्क्रिमिनेशन, कि डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेसिस पे नहीं होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 की। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी in matters of public employment, in matters of public employment। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी अगर हम कोई भी डिस्कशन करेंगे, यानी कोई भी जॉब रोल किसी को ऑफर कर रहे हैं, तो हम उसमें कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, इक्वलिटी। ऑल पीपल हु आर एलिजिबल, ठीक है। आर्टिकल 16 में कहता है कि कोई भी अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालती है IAS IPS की, या SSC निकालता है वैकेंसी, या स्टेट कैडर की कुछ वैकेंसीज निकलती हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उसमें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये आर्टिकल 16 में बताता है कोई भी जॉब रोल अगर ऑफर किया जाता है, कोई वैकेंसी ऑफर की जाती है, तो सब में उस एज ग्रुप का, जैसे अगर उसमें क्राइटेरिया सेट है, जैसे फॉर एग्जांपल 25 से 30 का कोई जॉब रोल ऑफर किया गया है पब्लिक सेक्टर में, यानी गवर्नमेंट ने कोई वैकेंसी निकाली है,
तो 25 से 30 के जितने अगर बच्चे एलिजिबल होंगे तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं उसके लिए, तो उनको इक्वल राइट मिला, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली, ये आर्टिकल 16 हमें बताता है। ठीक है, इन राइट्स को कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस, एक्सेप्शंस हैं इमरजेंसी सिचुएशंस, लेकिन कुछ राइट्स आपके पास फिर भी रहते हैं। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अब आते हैं आर्टिकल 17 पे। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबॉलिशन अनटचेबिलिटी, यानी इसको हम क्या कहते हैं, पहले लोग बहुत फॉलो करते थे हमारे से प्रीवियस जनरेशन में काफ़ी, जिसको हम बोलते हैं छुआछूत, कि भाई वो एक्चुअली बेसिकली आर्टिकल 15 को ही हम यहाँ अप्लाई करेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन, भाई ये काला है, ये पिछड़ी जात का है इस टाइप से, या ये यहाँ से जन्म है इसका, समझ रहे हैं, ये लिंकअप है आर्टिकल 15 से आर्टिकल 17 का। तो पहले लोग छुआछूत बहुत मानते थे कि हम निचली जात के का पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे, उसके घर का अन्न नहीं खाएंगे कुछ भी, या उसके घर नहीं जाएंगे, या उसकी शैडो भी अगर किसी उच्च ब्राह्मण प्रजाति में गिर जाती थी तो उनको नहाना होता था, या उनको गांव से दूर रहना होता था जो अनटचेबल्स होते थे। ठीक है, और उनको काम भी उस तरीके से दिया जाता था। तो इस टाइप की प्रैक्टिस को हमारा आर्टिकल 17 मना करता है, यानी डिनाई करता है कि इस टाइप का कुछ नहीं होना चाहिए। छुआछूत को बेसिकली यहाँ हम क्रॉस कर देते हैं। ओके, अगर कोई फिर भी ये चीज़ें प्रैक्टिस करता है तो उसके लिए स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज हैं उसको सजा देने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 18 की। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जैसे कि यहाँ मैं बताना चाहूँगा, जैसे पहले होते थे बहादुर, राव बहादुर, या कोई और टाइटल जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान या राजा महाराजाओं के दौरान होते थे कि ये हमारा फौजदार है। इस टाइप के टाइटल्स को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश करता है, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है वो देखिए, आर्मी के जो टाइटल्स होते हैं जैसे कि कैप्टन या उससे नीचे का लेफ्टिनेंट, मेजर, ये जो टाइटल्स हैं ये इनको अबॉलिश आर्टिकल 18 नहीं करता। इन टाइटल्स को सिर्फ आर्मी को परमिशन है कि वो टाइटल्स यूज़ कर सकता है, जैसे कि लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर इन फ्रंट ऑफ नेम्स ऑफ दैट स्पेसिफिक पर्सन। ओके, तो ये एक एक्सेप्शन था इसमें कि आर्मी को टाइटल्स अलाउड है बट नॉर्मल सिटीजन को अलाउड नहीं है। ठीक है, ये हमारा आज का आर्टिकल था लास्ट। तो होप आप सबको अच्छा लगा होगा मेरा कंटेंट। नेक्स्ट राइट जो है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।